हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटर क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 2 पाठ 5वां पाठ का नाम है हरित ऊर्जा की दिशा में। स्टूडेंट्स, इस पाठ के लिए मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, जिसके अंदर विद्युत ऊर्जा तैयार कैसे होती है और दूसरे वीडियो में मैंने बताया कि ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग विद्युत ऊर्जा कैसे तैयार कर सकते हैं। यदि आप लोग ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यदि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ये वीडियो समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। टरबाइन क्या होते हैं, पाते क्या होते हैं, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, ये सारी चीजें आपको उन वीडियोस में समझ में आएंगी। तो उन वीडियो को पहले आप देखिएगा, फिर बाद में जाके इस वीडियो को देखना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स, परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र। उसके अंदर मैंने बताया था कि ऊष्मीय ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग विद्युत धारा किस प्रकार तैयार कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में लोग देखना है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग विद्युत धारा किस प्रकार तैयार करेंगे। तो टॉपिक क्या हमारा, परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र। परमाणु का विखंडन देखेंगे, परमाणु विखंडित कैसे होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और परमाणु ऊर्जा का निर्माण देखेंगे, परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानि देखेंगे। इससे ऊर्जा तो तैयार हो रही है, लेकिन कुछ लाभ और हानि है क्या, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र, पावर प्लांट बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, सिर्फ फर्क क्या है ऊष्मीय ऊर्जा से, ऊष्मीय ऊर्जा जैसा ही है। फर्क क्या है कि ऊष्मीय ऊर्जा में हम लोग ऊष्मीय ऊर्जा निर्माण करने के लिए कोयले का इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा निर्माण करने के लिए हम लोग परमाणु का इस्तेमाल करेंगे। परमाणु में क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा और प्लूटोनियम हो जाएगा, ठीक है। इनके परमाणु पर, इनके केंद्र पर क्या किया जाएगा, न्यूट्रॉन से आघात किया जाएगा और न्यूट्रॉन से आघात करके इनके समस्थानिक तैयार किए जाएंगे, जो कि क्या रहेंगे, अस्थिर रहेंगे। ये सारी चीजें मैं वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक देखना, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। विखंडन क्या होता है, कैसे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो परमाणु भट्टी है। इस परमाणु भट्टी में क्या रहेगा, यूरेनियम और प्लूटोनियम जो आपके परमाणु वो रहेंगे और पानी रहेगा। तो यूरेनियम और प्लूटोनियम को क्या किया जाएगा, दहन किया जाएगा, जलाया जाएगा। जलाने के बाद जलाया नहीं जाता है एक्चुअली, इसका विखंडन किया जाता है। तो विखंडन प्रक्रिया जो है आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। तो विखंडन किया जाता है, जिसकी वजह से उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है, और साथ ही साथ हमारा पानी जो रहेगा उसको भाप में रूपांतरण हो जाएगा। जब भाप में रूपांतरण हो जाएगा तो उस भाप का जो तापमान रहेगा और जो दाब रहेगा वो उच्च हो जाएगा। भाप का दाब और तापमान क्या हो जाएगा, उच्च हो जाएगा। ये उच्च होने की वजह से उस भाप में आ जाएगी गतिज ऊर्जा। क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा। अब ये भाप जाएगा यहाँ पर लगा हुआ टरबाइन, क्या लगा हुआ टरबाइन। अब भाप की गतिज ऊर्जा क्या आएगी, टरबाइन के पाते को क्या करेगी, घुमाएगी। तो टरबाइन में क्या आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। अब जैसे टरबाइन के पाते गोल गोल घूमेंगे तो उससे लगा हुआ जो जनित्र है, यहाँ पर आप लोग जनित्र दिखा रहा हूँ, इस जनित्र के अंदर रहेगा चुंबक। क्या रहेगा, चुंबक। अब इस टरबाइन के जो गतिज ऊर्जा है वो चुंबक में जाएगी। चुंबक गोल गोल घूमेगा और वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करेगा। और बाद में इसी चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण विभवांतर में होगा, और जब विभवांतर का निर्माण होगा तो विद्युत धारा क्या हो जाएगी, प्रवाहित होगी। यहाँ तक समझ में आता है आपको, इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया होगा। अब जो भाप वाला पानी है उसको हम लोग क्या करेंगे, कूलिंग टावर में क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। कूलिंग टावर में ठंडा कर दिया जाएगा, और जो ऊष्मा रहेगी उसको बाहर कर निकाल दिया जाएगा। और बचा हुआ पानी जो रहेगा वो पंप के माध्यम से वापस कहाँ पर आएगा, परमाणु भट्टी में आएगा, और फिर से उस पानी का उपयोग करके भाप तैयार किया जाएगा। इस तरह से प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। तो चलिए इस आकृति के बारे में क्या देखा हमने, परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मिती केंद्र में जनित्र को घुमाने के लिए भाप पर चलने वाले टरबाइन का ही उपयोग किया जाता है, ठीक है। जिस प्रकार उसमें ऊर्जा पर हम लोग भाप पर चलने वाले टरबाइन का इस्तेमाल किए थे, क्योंकि वहां पर भी पानी का उपयोग किया गया था, ठीक है ना। कोयले की जगह पर, कोयले वाले दिखा था हमने इसके पहले वाले वीडियो में। तो यहाँ पर भाप पे चलने वाले टरबाइन का उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ कोयले की जगह पर यूरेनियम प्लूटोनियम जैसे परमाणु का विखंडन से ऊष्मीय ऊर्जा निर्माण किया जाता है। यहाँ पर यूरेनियम और प्लूटोनियम रहेगा, उसका परमाणु का विखंडन करके ऊष्मीय ऊर्जा तैयार की जाती है। ये परमाणु का विखंडन क्या होता है, वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ऊष्मीय ऊर्जा पर आधारित उपयोग पानी के उच्च तापमान और दाब में निर्माण किया जाता है। बाद में यही इसी वाष्प की शक्ति से टरबाइन घूमेगा, और टरबाइन जब घूमेगा तो जनित्र घूमेगा और विद्युत धारा क्या हो जाएगी, निर्माण हो जाएगी। ये आपको समझ में आ चुका है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तालिका के माध्यम से समझते हैं कि विद्युत धारा कैसे तैयार होती है। सबसे पहले परमाणु विखंडन के लिए परमाणु भट्टी, ठीक है। इसके अंदर ईंधन डाल दिया जाएगा, यूरेनियम और प्लूटोनियम डाल दिया जाएगा। इनका क्या होगा, विखंडन होगा, ठीक है। विखंडन को समझने के लिए वीडियो पूरा देखना पड़ेगा आपको। विखंडन हो जाएगा। अब विखंडन होने के बाद यहाँ पर जो पानी रहेगा उसका वाष्प में क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। अब ये भाप पर चलने वाली टरबाइन रहेगी, वाष्प पर चलने वाली टरबाइन रहेगी। टरबाइन से जुड़ा रहेगा जनित्र, जनित्र से विद्युत ऊर्जा निर्माण हो जाएगी। अब यहाँ पर जो टरबाइन में पानी है, जो गर्म पानी है, उसको कूलिंग टावर से क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, वापस इस
ईंधन मशीन में डाल देंगे, यंत्र में डाल देंगे और वापस उसी पानी का इस्तेमाल किया जाएगा। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए अब ऊर्जा रूपांतरण के देख लेते हैं कि परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ पर परमाणु ऊर्जा का रूपांतरण सबसे पहले ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। सही बात है, जब यूरेनियम और प्लूटोनियम का दहन किया जाता है, मतलब उसका विखंडन किया जाता है, तो उसका रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। अब ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण वाष्प की गतिज ऊर्जा में हो जाएगा। अब इस वाष्प की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण टरबाइन की गतिज ऊर्जा में हो जाएगा और टरबाइन की गतिज ऊर्जा का रूपांतरण जनित्र की गतिज ऊर्जा और बाद में जनित्र से गतिज ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पर आकृति के माध्यम से, प्रवाह तालिका के माध्यम से आपको समझ में आ गया। तो चलिए अब देख लेते हैं परमाणु का विखंडन कैसे होता है। स्टूडेंट, परमाणु का विखंडन समझाने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूं जो आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने देखा है कि जो परिवर्तन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। मतलब भौतिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया आपको मालूम है, लेकिन तीसरी अभिक्रिया भी है, उसको कहा जाता है परमाणु का विखंडन। क्या कहा जाता है? परमाणु का विखंडन, जो कक्षा 9वीं में हम लोग, जो कक्षा 9वीं तक हमने नहीं सीखा था, कक्षा 10वीं में हमको सीखना है। अब देखो, परमाणु का विखंडन जो होता है, दो तरीके से इनका परिवर्तन होता है। एक होता है परमाणु का विखंडन, एक होता है परमाणु का विखंडन। क्या होता है? परमाणु का विखंडन। और दूसरा होता है परमाणु का संलयन। ठीक है, अब विखंडन के बारे में हमको इस वीडियो लेक्चर में बात करना है, संलयन के बारे में नहीं बात करना है। विखंडन में क्या होगा, एक परमाणु रहेगा, उसका दो टुकड़ा हो जाएगा। ठीक है, एक परमाणु का दो टुकड़ा होगा और दो छोटे छोटे परमाणु तैयार होंगे, इसको कहा जाता है विखंडन। संलयन में क्या होगा, दो छोटे छोटे टुकड़े रहेंगे, इससे एक परमाणु तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जब इस परमाणु का टुकड़ा होगा तो अस्थिर परमाणु तैयार होंगे। क्या तैयार होंगे? अस्थिर परमाणु। समझ आ रहा है? यहां पर परमाणु रहेगा, ये जो परमाणु तैयार रहेगा ये इसके समस्थानिक रहेंगे। ठीक है, अस्थिर रहेगा। ये अस्थिर शब्द समझिएगा क्योंकि आपको आगे बहुत काम आने वाला है। तो संलयन में क्या होता है, दो परमाणु छोटे छोटे मिलकर एक बड़ा परमाणु तैयार होता है। और विखंडन में क्या होता है, एक बड़ा परमाणु रहेगा, उसका टुकड़ा होगा, उसको तोड़ेगा। कौन तोड़ेगा, इसकी भी बात है। इसको तोड़ने वाला रहेगा न्यूट्रॉन। कौन तोड़ेगा इसको? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो रहेगा ये जाके परमाणु के केंद्र पर क्या करेगा, आघात करेगा और उससे दो छोटे छोटे परमाणु तैयार करेगा। ये क्या रहेंगे? अस्थिर रहेंगे। ठीक है, न्यूट्रॉन पाया कहाँ जाता है, जो परमाणु आपका होता है उसके केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसी प्रोटॉन के माध्यम से इस परमाणु के केंद्र पर आघात होता है और इस पर टूटता है तो दो अलग अलग परमाणु तैयार होते हैं। अब जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो इससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्माण होती है, कहीं पर 200, कहीं पर 300। जैसे यूरेनियम में 200 मेगावाट विद्युत धारा तैयार होती है। जब लोग यूरेनियम देंगे तो 200 मेगावाट विद्युत धारा तैयार होती है। चलिए और भी कुछ चीजें जान लेते हैं, तक इतना समझ में आ गया। ठीक है, तो जब परमाणु का विखंडन होता है, जो अभिकारक होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको मालूम है अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद होते हैं। ठीक है, उत्पाद समझने का प्रयास कीजिएगा। अभिकारक में जो द्रव्यमान रहेगा वो ज्यादा होगा। क्या रहेगा? ज्यादा। लेकिन जब उत्पाद बनेगा तो उसके अंदर द्रव्यमान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कम। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर जो द्रव्यमान होता है वो कभी बदलता नहीं है। कक्षा 9वीं में आपने दिखा हुआ है कि द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, चाहे उत्पाद रहे चाहे अभिकारक रहे। लेकिन आइंस्टाइन ने बताया है कि जो द्रव्यमान होता है वो द्रव्यमान जो होता है वो ऊर्जा के बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। और ऊर्जा जो होती है वो द्रव्यमान के बराबर होती है। मतलब ये दोनों से बदली हो सकता है। द्रव्यमान ऊर्जा बोल सकते हो, ऊर्जा को द्रव्यमान बोल सकते हो। आइंस्टाइन ने ये चीज प्रूफ करके दी है। उन्होंने फॉर्मूला बताया था इसके लिए, E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। यहाँ पर E मतलब हो जाएगा एनर्जी, ऊर्जा। M मतलब हो जाएगा मास, मतलब द्रव्यमान। C मतलब हो जाएगा प्रकाश का वेग। ठीक है, प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग आपको मालूम फिक्स होता है, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड ये प्रकाश का वेग होता है। तो जब इसका उपयोग किया जाएगा तो इससे क्या हो जाएगा, हमारी द्रव्यमान समझ में आ जाएगा कि द्रव्यमान कहां पर गायब हो गया। ठीक है, जब भी परमाणु का विखंडन होता है तो अभिकारक में परमाणु का द्रव्यमान ज्यादा रहेगा, उत्पाद में परमाणु का द्रव्यमान कम हो जाता है। ये थोड़ा सा हमारे किताब से अलग था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश किया आपको बताने का। ठीक है, अब वे कौन से तत्व हैं जो विखंडन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर एक ग्राफ रहता है विखंडन की प्रक्रिया में। ठीक है, यहां पर परमाणु द्रव्यमान रहेगा। तो परमाणु द्रव्यमान 50 से लेकर 140 के बीच में उच्च होते हैं। ठीक है, ठीक है, 50 से लेकर 140। अगर 50 से लेकर 140 के बीच में आते तो वो नॉर्मल तत्व है। लेकिन अगर 140 की ज्यादा उसका परमाणु द्रव्यमान हो रहा है तो मतलब वो क्या करेंगे, वो लोग वो बहुत हैवी रहेंगे। ठीक है, बाद में उनका ही क्या होता है, परमाणु का विखंडन होता है, जिसका द्रव्यमान 140 से ज्यादा रहेगा।
ठीक है, जिसका द्रव्यमान 140 से ज्यादा है, जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, इनका द्रव्यमान 140 से ज्यादा होता है। अब आधुनिक आवर्त सारणी में जाके देख सकते हो। और जिसका द्रव्यमान 50 से कम रहेगा उनका परमाणु विखंडन नहीं होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग चीज था, मैंने बताने की कोशिश किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग हमारे टॉपिक पे जाते हैं। सामने प्रश्न है, परमाणु का विखंडन की प्रक्रिया कैसे होती है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारे जो परमाणु होता है उसके केंद्रक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या करेगा, उस परमाणु पे जाके आघात करेगा, और परमाणु पे जब आघात करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, दो टुकड़ों में विभाजन हो जाएगा, वो अस्थिर हो जाएंगे। यूरेनियम 235 है, यूरेनियम 235 क्या है, तत्व है, परमाणु है। तो यूरेनियम 236 क्या हो जाएगा, उसका समस्थानिक है। ठीक है, ये क्या है, अस्थिर है। ये क्या है, अस्थिर है। अस्थिर होने की वजह से इसका जब विभाजन होगा तो इससे क्या तैयार होगा, बेरिलियम तैयार होगा और क्रिप्टॉन तैयार होगा। बेरिलियम तैयार होगा और क्रिप्टॉन तैयार होगा, Kr। ठीक है, और 3 न्यूट्रॉन तैयार होंगे। कितने न्यूट्रॉन तैयार होंगे, 3। अब हर एक न्यूट्रॉन जाके फिर से हर एक यूरेनियम पर क्या करेगा, आघात करेगा, और तीनों न्यूट्रॉन जाएंगे, तीनों यूरेनियम पर आघात करेंगे, अलग अलग यूरेनियम पर। और जितने बार यूरेनियम एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम पर आघात करेगा उतने बार 200 मेगावाट विद्युत धारा क्या होती है, तैयार होती है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर 600 मेगावाट। बाद में ये तीनों जाएंगे, 3 अलग अलग यूरेनियम पर क्या करेंगे, आघात करेंगे, उनसे 200 मेगावाट विद्युत धारा तैयार होती है। ये प्रक्रिया होती क्यों है, क्योंकि ये जो यूरेनियम 236 है ये क्या अस्थिर है, तो इसको स्थिर होना पड़ता है। इसको क्या होना पड़ता है, स्थिर। ये चाहता है कि मैं स्थिर हो जाऊं। स्थिर होना मतलब उसके अष्टक में पूरा हो जाना। ठीक है, तो स्थिर होने की वजह से यहाँ पर ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा निर्माण हो जाती है। समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स, मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो यहाँ पर आपने सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब देखते आगे स्टूडेंट्स, एक बार मैं आपको फिर से बताता हूं कि परमाणु का विखंडन किस तरह होता है। देखिए यहाँ पर न्यूट्रॉन है, यहाँ पर यूरेनियम 235 है, ये तत्व है, ये परमाणु है। इसके अंदर क्या होगा, ये न्यूट्रॉन क्या करेगा, आघात करेगा। जैसे ही आघात करेगा यूरेनियम 236 बन जाएगा। ये यूरेनियम 236 क्या है, इसका समस्थानिक है। ठीक है, जो अस्थिर है, जो अस्थिर है, अस्थिर होने की वजह से इसका बेरिलियम और क्रिप्टॉन में क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। बेरिलियम तैयार होगा, क्रिप्टॉन, और साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन तैयार होंगे। अब ये 3 न्यूट्रॉन आगे जाके देख लो, इसका कलर देख लो, कलर यहाँ पर सेम है। ये यूरेनियम है और ये यूरेनियम का समस्थानिक है 236। ये 235 वाला है, ये 236 वाला। ये न्यूट्रॉन आगे जाके 3 अन्य यूरेनियम को क्या करेंगे, आघात करेंगे, और उनसे 3 अन्य यूरेनियम 236 तैयार होगा। और हर बार क्या तैयार होगा, बेरिलियम और क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन, और हर बार क्या होगा, 200 मेगावाट विद्युत धारा क्या होती है, तैयार होती है। समझ में आ गया होगा। ये सारी चीजें कहाँ होती है, परमाणु भट्टी में होती है। कहाँ पर होती है स्टूडेंट्स, परमाणु भट्टी में होती है। जब ये 200 मेगावाट विद्युत धारा तैयार होगी तो इससे क्या होगा, पानी क्या हो जाएगा, भाप में तैयार हो जाएगा, और आगे का प्रोसेस आपको मालूम है, वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया हुआ है। अब आगे देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखिए परमाणु ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो ये वाला डायग्राम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। परमाणु ऊर्जा के निर्माण के लिए यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन का प्रहार किया जाता है। सही बात है, यूरेनियम 235 पर जो न्यूट्रॉन रहेगा वो प्रहार करेगा और उसका रूपांतरण हो जाएगा 236 में। ये क्या है, यूरेनियम का समस्थानिक है, जो क्या है, अस्थिर है। यूरेनियम 236 अत्यंत अस्थिर होने के कारण उसका बेरिलियम और क्रिप्टॉन में रूपांतरण हो जाता है। ये अस्थिर है, जल्दी जल्दी बेरिलियम और क्रिप्टॉन बना देगा। इसमें इससे 3 न्यूट्रॉन और 200 मेगावाट इतना विद्युत धारा तैयार होती है। 3 न्यूट्रॉन तैयार होगा और 200 मेगावाट विद्युत धारा तैयार होगी, इतनी ऊर्जा तैयार होगी। ठीक है, और ये ऊर्जा जाके आगे जाके पानी को क्या करेगा, वाष्प में रूपांतरित करने का प्रयास करेगा। इस श्रृंखला अभिक्रिया में 3 न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं। ये तीनों न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 पर प्रहार करके 3 यूरेनियम 236 परमाणु का विखंडन करते हैं। 3 अलग अलग यूरेनियम 235 का क्या करेंगे, विखंडन करेंगे, और ये विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है। और ये विखंडन से क्या होती है, ऊर्जा बार बार मुक्त होती है। कितनी ऊर्जा, हर बार 200 मेगावाट। इस प्रक्रिया में निर्मित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य परमाणुओं का विखंडन करते जाते हैं। ये विखंडन करते जाते हैं, लगातार करते जाते हैं। इन विखंडन से प्राप्त ऊष्म ऊर्जा की सहायता से विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण होता है। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो चलिए अब देख लेते हैं, परमाणु ऊर्जा तो तैयार हो गई, अब इसके लाभ और हानि क्या है। के सामने मैंने परमाणु ऊर्जा के लाभ और हानि लिख के रखे हैं। पहला लाभ क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स परमाणु ऊर्जा को जलाने से कोई भी धुआं निकलता नहीं है, तो यहाँ पर कोई पॉल्यूशन होगा नहीं। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीजें नहीं निकलेंगी, मतलब पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, एक चीज फायदा है, तो फायदा पढ़ लेते पहले। परमाणु ऊर्जा पर आधारित विद्युत निर्मित केंद्र में कोयले के जैसे खनिज ईंधन का उपयोग नहीं किया जाता। जैसे वहां पर ऊष्म ऊर्जा पर आप लोग कोयले का उपयोग कर रहे थे, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें निकल रही थी, जो क्या थी, प्रदूषण उत्पन्न करती थी। वायु प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न नहीं होती है। यूरेनियम ईंधन के रूप में उपलब्ध होने के कारण परमाणु ऊर्जा निर्मित एक अच्छा ऊर्जा स्रोत हो सकता है। अगर यूरेनियम ज्यादा उपलब्ध हो
तो परमाणु ऊर्जा निर्माण करने का सबसे अच्छा साधन हो सकता है परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा से विद्युत धारा तैयार करना सबसे अच्छा साधन हो सकता है यूरेनियम अगर ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो तो। ये तो हमने पढ़ लिया लाभ। अब हानि क्या है स्टूडेंट्स, तो हानि पढ़ लेते हैं। हमने हानि लिखा हुआ मैंने समस्या, परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में परमाणविक ईंधन, ठीक है, परमाणु जलने के बाद, परमाणु का दहन होने के बाद, विखंडन होने के बाद, विखंडन के पश्चात तैयार होने वाला जो पदार्थ रहेगा वो परमाणविक किरणें बाहर आती हैं। तैयार होने वाला पदार्थ हानिकारक होता है, जिससे बहुत सारी परमाणु किरणें क्या होती है, बाहर आती है और उसके आसपास के लोगों के अंदर मतलब चली जाती है, उसके आसपास के दैनिक व्यवहार में चली जाती है, जिसकी वजह से उसके आसपास के लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। ठीक है, परमाणु किरणें बाहर आती है जिसकी वजह से त्वचा कैंसर भी हो सकते हैं। ऐसे पदार्थ परमाणु कचरे निष्कासन कैसे किया जाए, ये बहुत बड़ी समस्या है। जो परमाणु कचरा है, जो यूरेनियम से बहुत सारी विषैली किरणें निकल रही है, उसका निष्कासन किस प्रकार किया जाए, ये सबसे बड़ी समस्या वैज्ञानिकों के सामने बनी हुई है। परमाणु ऊर्जा निर्मित केंद्र में दुर्घटना घटित होने पर उससे बाहर निकलने वाले परमाणु विकिरण से बहुत बड़े पैमाने पर जीवित हानि होती है। अगर परमाणु ऊर्जा तैयार हो रही है और ऊर्जा तैयार होते समय उसमें बहुत सारी विकिरणें अगर बाहर निकल गई तो उसके आसपास के लोगों में रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया परमाणु ऊर्जा के बारे में। परमाणु ऊर्जा से आप विद्युत ऊर्जा किस प्रकार तैयार कर सकते हो। उम्मीद है आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स, आपको एक कमेंट करके बताना है कि हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर ऐसे कौन कौन से स्थान है जहाँ पर परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत धारा तैयार की जा रही है। जैसे महाराष्ट्र में तारापुर है, ये स्थान पर विद्युत ऊर्जा तैयार की जा रही है। ऐसी आपको अलग अलग स्थान 3 से 4 स्थान बताने हैं और वहाँ पर कितनी क्षमता में विद्युत धारा तैयार किया जाती है, मतलब कितने मेगावाट में विद्युत धारा तैयार की जा रही है। इसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कीजिए गूगल से और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और यदि आपको वीडियो पसंद आई होगी, यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए, आपको दोस्तों के साथ शेयर करना है तो वीडियो दोस्तों के साथ अपने शेयर कर सकते हो। कमेंट करके मुझे मेरे पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी है। और यदि आप लोग ने अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले वीडियो देखने का मौका मिले। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।